इवनिंग एवरीवन, आप सभी का सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में मैं एडवोकेट प्रतिज्ञा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मोस्ट वेलकम करती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एक्चुअली, तो मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बहुत एक तो कूलर चलाना पड़ता है, बिना कूलर के नहीं। अभी मैंने कूलर ऑफ किया है। तो चलिए, मैं आज का जो टॉपिक है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यही बात है कि भाई जैसे मोटिवेशन आपको लिए मैं एक छोटा सा मैं आपके लिए बता देती हूँ कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो जो जितना पसीना बहाएगा, जितनी मेहनत करेगा, वो उतनी ही कामयाबी, उतना ही जो है अपना नाम कमाएगा, उतने ही कामयाब होगा, सक्सेस होगा। तो सक्सेस होने के लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आज का जो टॉपिक है वो है आर्टिकल 32 और 226, यानी कि रीट वाला जो है, हम रीट कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हम सबसे पहले हम शॉर्ट में बता देते हैं कि 5 तरह की रीट दी गई है। कहाँ? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 का पहला ये कहता है, मतलब आर्टिकल 32 क्या कहता है कि वायलेशन होता है किसका? हमारा जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स जो कि हमें संविधान द्वारा प्रदान किए गए, उनका वायलेशन होता है। तो उनका वायलेशन अगर होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें रीट दायर करने के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है मानव अधिकारों का सजग प्रहरी है, और उसके तहत हम रीट दायर कर सकते हैं। हमारा मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। तो पहला तो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, हमारे मानव अधिकार का उल्लंघन होता है तो। और सेकंड ये कहता है आर्टिकल 32 का 2 क्लॉज जो ये कहता है कि अगर मतलब 5 तरह की रीट हमें प्रदान की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। हम 5 प्रकार की रीट का सहारा ले सकते हैं। हमारे अगर अधिकारों का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में 5 तरह की रीट के द्वारा हम जा सकते हैं। तो 5 तरह की रीट कौन कौन सी है? हैबेस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड है परमादेश, मैंडामस। और तीसरा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशंस। चौथा है सर्शेरी, उत्प्रेषण। और पांचवा है क्यों वारंट, यानी कि अधिकार प्रक्षाभा। में सबका डिटेल में देखेंगे केस लॉ के साथ, और मीनिंग्स भी देखेंगे। और रीट की उत्पत्ति जो है इंग्लैंड में हुई है। ठीक है, रीट की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई है। और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले 1774 में, यानी कि स्वतंत्रता के पहले। तो 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट के जो था उसके अकॉर्डिंग हुई थी, तो उसके तहत हुई थी। इसमें 1774 से। तो रीट की उत्पत्ति इंग्लैंड से हुई थी। इंग्लैंड से ही हमने अडॉप्ट किया है रीट का जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब सबसे पहली रीट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस सशरीर पेश करना, बॉडी के साथ पेश करना। अब हैबियस कॉर्पस की रीट कौन दायर कर सकता है? तो वह व्यक्ति दायर कर सकते हैं जिनका अधिकार का उल्लंघन हुआ है, वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन और अदर व्यक्ति भी कर सकते हैं, उसके रिलेटिव्स वगैरह जो भी पहचान वाले हैं, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, सब कोई भी व्यक्ति हैबियस कॉर्पस की रीट दायर कर सकता है, हैबियस कॉर्पस लगा सकता है। और 32 के साथ ही, मतलब जो आर्टिकल 32 का तीसरा क्या कहता है? संसद को पावर है, क्या पावर है? कि वो अदर कोर्ट को भी सशक्त एम्पावर्ड कर सकती है रीट पिटीशन के लिए। ठीक है, मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो पावर से वो अदर कोर्ट्स को भी दे सकती है संसद, ये संसद को पावर है। तो 226 में हाई कोर्ट को दे दी गई है पावर रीट की। रीट का क्षेत्राधिकार जो है, रीट क्षेत्राधिकार, रीट का जुरिस्डिक्शन 226 के तहत हाई कोर्ट को भी है। लेकिन हाई कोर्ट को ज़्यादा है। कैसा है? हाई कोर्ट को 226 में ज़्यादा है, सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, क्योंकि रीट के अलावा भी हाई कोर्ट दूसरे मैटर्स को भी देख सकता है। तो ये पावर्स हाई कोर्ट को है। अब हैबियस कॉर्पस की रीट तो हो गई, कौन दायर कर सकता है और कब दायर की जाती है? भाई किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा गया है,
ठीक है, तो आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ है और आर्टिकल 22 का वायलेशन हुआ है, तो इस रिट को जारी किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में। अब हम आते हैं, इसमें केस लॉ था कानू सान्याल वर्सेस एडीएम जबलपुर, सॉरी एडीएम दार्जिलिंग है, क्या है, जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974 का है। कानू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974। तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित जो है गाइडलाइंस इसमें दी थी, दिशा निर्देश जारी किए थे। ठीक है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाकर रखा गया है, तो उसके लिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया था। अब दूसरा है परमादेश, मतलब कि हम आदेश देते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है आदेश देता है किसको, जुडिशियल बॉडी को, और मतलब संविधान लो मतलब है ना, किसके खिलाफ जारी की जाती है, तो इसमें संविधान कानूनी कर्तव्य या लोक कर्तव्य के पालन के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों के खिलाफ ही जारी की जाती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होती है, एग्जीक्यूटिव होता है, उस सभी के खिलाफ, जैसे एसडीएम वगैरह जो भी होता है उनके खिलाफ ये जारी की जाते हैं परमादेश। उनको आदेश दिया जाता है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई हम आदेश देते हैं, मतलब वो अपना लोक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि उनको करने का उन पे ड्यूटी इम्पोज की गई है कि भाई ये कार्य आपको करना है। जैसे कि एक रतलाम म्यूनसिपैलिटी का मामला था, उसमें ये कहा गया था, मतलब जो ये बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसमें म्यूनसिपैलिटी जो है अपना कर्तव्य नहीं कर रही थी, मतलब वहाँ पे गंदगी की वजह से, कूड़ा की वजह से कचरा इकट्ठा हो गया था नगर, तो उसमें वहाँ पर जो कूड़ा इकट्ठा हो गया था, तो उसकी वजह से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर हो रहा था। तो लोगों ने मतलब एसडीएम के पास गए, तो एसडीएम के पास गए, तो एसडीएम ने कार्यवाही की, मतलब म्यूनसिपैलिटी को कहा कि आप ये कार्य करिए, तो म्यूनसिपैलिटी ने फिर भी कोई काम नहीं किया। फिर कहा गए, फिर उसके फिर ये क्या फैक्ट थे इसमें हाँ, रतलाम म्यूनसिपैलिटी बनाम बिरदी चंद्र AIR 1980 का मामला है ये। इसमें क्या हुआ था, रतलाम म्यूनसिपैलिटी जो एक परिनियमित निकाय अधिनियम के अंतर्गत ऐसे कर्तव्य के अधीन था कि वह उचित और प्रभावकारी सार्वजनिक तापों को हटाने के लिए तथा कूड़ा और मल दूर फेंकने के लिए करता है। रतलाम म्यूनसिपैलिटी इस परिनियम कर्तव्य को पूरा करने में असावधानी, नेग्लिजेंसी कार्य किया रतलाम म्यूनसिपैलिटी ने। तो वहाँ के क्षेत्र के जो निवासी थे वो लोग मजबूर होकर के CRPC की जो सेक्शन 133 है उसमें वो गए न्यूसेंस हटाने के लिए, लोक उत्ताप को हटाने के लिए वहाँ जो है कार्यवाही शुरू कर दी। तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया, म्यूनसिपैलिटी को 15 दिन के अंदर उत्ताप हटाने का आदेश दिया, परंतु फिर भी ऐसा नहीं किया गया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि म्यूनसिपैलिटी अधिकारी उत्ताप हटाने के लिए उन सभी उपायों को करे जो आवश्यक हो, यदि 1 वर्ष के अंदर पूरा नहीं किया, मतलब अंदर पूरा नहीं करते हैं, तो मजिस्ट्रेट इस बात का अधिकार होगा कि वह CRPC की जो सेक्शन 188 है कि उसके अंतर्गत अधिकारियों का अभियोजन करे। ठीक है, तो ये वाली बात थी। परमादेश में ये इस तरह से आदेश दिया जाता है किसको, एग्जीक्यूटिव बॉडीज को। ठीक है, अब कब परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है, तो जब इसके कोई कार्य जिसके विरुद्ध परमादेश जारी करने की प्रार्थना की गई पूर्ण हो चुका है। अभी कार्य पूर्ण हो चुका है तो नहीं दिया जाएगा, और यदि लेख जारी किया जाता है तो निष्फल हो जाएगा। और दूसरा, जब कोई प्रार्थना पत्र समय के पूर्व अर्थात कोई विधि विरुद्ध कार्य शुरू की गई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और नहीं प्रस्तावित है, जब यह प्रकट होता है कि लेख जारी करने का कोई प्रभावी परिणाम नहीं होगा, तब ये जारी नहीं किया जाएगा।
और मेंटेनेंस जो है कोर्ट के खिलाफ भी, न्यायालय के खिलाफ भी जारी की जा सकती है और प्राइवेट ड्यूटी के खिलाफ जारी नहीं की जाती है। ठीक है, तो क्या कब जारी की जाती है? वायलेशन होता है नेचुरल जस्टिस का, तब ये जारी की जाती है। और इसमें क्या होता है, अभिलेख को देखने से ही अधिकारिता की गलती प्रतीत होती है। इसमें है चिरंजीत लाल वर्सेस भारत संघ 1950। इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था कि हैबेस कार्पस को छोड़ करके सभी रीट में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, सभी रीटों में आवेदन व्यथित व्यक्ति ही करेगा। मतलब हेबेस कार्पस में क्या था, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हेबेस कार्पस के लिए, रीट के लिए कोई भी आवेदन दे सकता है, कोई भी दायर कर सकता है। लेकिन जो मतलब हेबेस कार्पस को इसमें ये कहा था कि हेबेस कार्पस को छोड़ करके सिर्फ वही व्यक्ति दायर करेंगे रीट को जिनके राइट का वायलेशन हुआ है। मतलब मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है इस वजह से, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि बिना कूलर के मैं काम ही नहीं हो पाता मुझसे कुछ, तो मैं माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा सा गलती हो रही है। और परमादेश क्या है? न्याय की रीट है। ठीक है, परमादेश न्याय की रीट मानी जाती है। अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि न्याय की रीट कौन सी है, तो परमादेश जो है न्याय की रीट है। मतलब कोई अधिकारी जो है, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, संवैधानिक बॉडी जो है, उनका कर्तव्य है कोई कार्य करने का, और वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो अपनी ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर रहे, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, उनको आदेश देती है कि भाई हम आदेश देते हैं आप अपनी ड्यूटी करिए। ठीक है, तो ये वाला, तो इसमें चिरंजीत लाल बना भारत संघ 1950 में यही कहा था कि जिस व्यक्ति के अधिकारों का वायलेशन होता है वही दायर करेगा हैबेस कार्पस को छोड़कर। मतलब हैबेस कार्पस रीट में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति तो बंदी है ना, तो उसका जो भी रिलेटिव से होगा, जो भी पहचान वाला होगा वही दायर करेगा। तो ये डिफरेंस है इसमें। अब इसके बाद हम आते हैं प्रतिषेध में आते हैं हम। प्रतिषेध और जो है सरसरी उत्प्रेषण, दोनों रीट सेम ही है, सेम नेचर है दोनों का, सिर्फ डिफरेंस थोड़ा सा ही है इनमें। देखो, प्रतिषेध का मतलब क्या है? प्रतिषेध कर देना, प्रोहिबिट कर देना, यानी कि रोक देना, कोई कार्यवाही कर रहा है तो गलत क्षेत्राधिकार में गलत तरीके से कोई कार्यवाही हो रही है तो उस कार्यवाही को रोक देने के लिए ये रीट जारी की जाती है, प्रतिषेध। अब क्यों ये सरसरी वाली जो उत्प्रेषण का क्या मतलब है? प्रेषण यानी कि भेजना, उत्प्रेषण में क्या होता है, मतलब सुपीरियर कोर्ट जो होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो अपनी निचली अदालतों को से रिकॉर्ड मंगाता है। जैसे कि पुनरीक्षण होता है ना, तो वो मामला भेजने के लिए, जैसे प्रेषण है ना भेजना, उत्प्रेषण है ना भेजना, मतलब अपनी निचली अदालत से कोई मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भेजने के लिए आदेश किया जाता है कि भाई आपने जो न्यायिक कार्यवाही की है, सिविल नेचर का है ऐसे उत्प्रेषण, तो इसमें मतलब आपने जो भी कार्यवाही की है, न्यायिक कार्यवाही, तो वो आपने क्षेत्राधिकार में की है नहीं की, आपने वायलेशन किया है कि नहीं किया है, राइट, मतलब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन में अगर आपने कार्यवाही की है, आप वो जो कार्यवाही कर चुके हैं उसे रोकने के लिए आदेश दिया जाता है। मतलब प्रतिषेध में क्या किया जाता है कि आपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्यवाही कर रहे हो तो उसे रोक देने के लिए कहा जाता है। जजमेंट होने के पहले की बात है। अब यहाँ पर मतलब कार्यवाही समाप्त होने के पहले, बीच में, मध्य में जारी की जाती है प्रतिषेध वाली रीट। और इसमें जो है उत्प्रेषण में कार्यवाही हो चुकी है, निर्णय देना बाकी है, तो उसके बीच में, मतलब सिर्फ निर्णय देना बाकी है, तब ये कार्यवाही पूर्ण हो चुकने के बाद, समाप्ति के बाद, कार्यवाही की समाप्ति के बाद ये उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। रीट है ये। क्यों वारंटों में क्या होता है, मतलब आपको क्या अधिकार है इस पद को धारण करने का, मतलब किसी ने अपना जो पद है वो बिना अधिकार के
धारण कर लिया है, जिस पद पे अपॉइंट हो गया है, तो उसको कोई भी व्यक्ति रीट दायर कर सकता है जिसको जानकारी में आता है कि इसने गलत तरीके से ये पद धारण किया है। तो ये रीट को कोई भी व्यक्ति कर सकता है दायर। तो इसमें मतलब जिस व्यक्ति ने गलत तरीके से कोई पद धारण कर लिया है, किसी पद को प्राप्त कर लिया है, तो उसकी नियुक्ति का आधार क्या है, किस आधार पर आपने ये पद धारण किया है, उससे पूछा जाता है, आदेश दिया जाता है, उससे पूछा जाता है कि भाई क्यों वारंटो अधिकार प्रच्छा, यानी कि प्रश्न पूछा जाता है कि ये अधिकार क्या, किस अधिकार से आपने उस पद को धारण किया है ना, मतलब गलत तरीके से अपॉइंटमेंट हो गया है। मतलब जैसे कि कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है, वो मान लो उसने गलत तरीके से सर्टिफिकेट बना लिए, जैसे कि अभी ये चल रहा है इसमें मतलब जाली सर्टिफिकेट, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है उसमें, मतलब जाली प्रमाण पत्र बना लिया, मतलब कि सर्टिफिकेट कि भाई फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया जाति वाला, और उस जाति को क्राइटेरिया को पूरा ही नहीं करता और उसने अपॉइंटमेंट ले लिया, तो भाई आपको ही अपॉइंटमेंट होने का क्या अधिकार है, किसी को पता चला, जानकारी हुई, तो फिर वो रीट दायर की उन्होंने, ठीक है। तो फिर रीट दायर करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या पूछते हैं, गैर कानूनी तरीके से कोई लोक पद को गैर कानूनी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं, हड़प लेते हैं, तो बताने के लिए जारी किया जाता है किस प्राधिकार से वो उस पद का हकदार है। यह लेख अधिकार रूप में जारी नहीं कराया जा सकता, बल्कि न्यायालय के विवेक अनुसार जारी किया जाता है। डिस्क्रिशनरी पावर है इस पे कोर्ट की, ठीक है, वो चाहे तो मंजूर कर सकता है, ना मंजूर कर सकते, लिमिटेशन वगैरह इसमें मतलब है। अगर मतलब अपॉइंट हुए, बहुत टाइम हो गया और किसी ने कोई रीट दायर ही नहीं की, अब वो टाइम निकल गया, अब बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गया, तो इस बात को भी कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो रीट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रीट जारी नहीं करेगा, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट को इसमें। कहाँ जारी नहीं किया जा सकता, तो यही है, डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, है ना। कोर्ट को लगना चाहिए कि हाँ भाई, चूंकि अधिकार प्रच्छा के विवेक है उपचार है, इसलिए न्यायालय इस लेख को वहाँ जारी नहीं कर सकता जहाँ वह इसका जारी किया जाना व्यर्थ समझता है, या पूर्व न्याय के आधार पर वर्जित है, या किसी समिति के अंतर्गत वैकल्पिक उपचार विद्यमान है। भाई कोई अल्टरनेटिव रिलीफ मौजूद है, तो फिर ये क्यों वारंट वाले रीट जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। और विलंब भी अत्यधिक विलंब हो जाता है, भाई अपॉइंट हुए, उसको बहुत टाइम हो गया, सैलरी ले रहा है, काम कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, और उसकी ड्यूटी मतलब से करते हुए अच्छी तरह से वो कर रहा है उस ड्यूटी को, वो तो फिर बहुत ज़्यादा विलंब हो गया, तो कोई इश्यू ही नहीं है जब उसके अपॉइंटमेंट से, उसकी नियुक्ति से कोई किसी को कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है, अब उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं सब चीज़ लोग, तो फिर मतलब जो है उसका वो सर्विस अच्छी तरह से कर रहा है अपने पद पर, बहुत टाइम हो गया उसको करते हुए, तो फिर उसको सही नियुक्ति माना जाएगा कि उसने सही तरीके से ही नियुक्त हुआ है, ठीक है। तो ये वाले हमने रीट वाली चीज़ें देखी, और बाकी जो कुछ कमी रह गई, गलती रह गई हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि ठीक है। तो हमने आर्टिकल 32 देखा, आर्टिकल 32 में रीट का जो प्रोविजन वो देखा, और जो भी कुछ कमी रह गई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे। हाँ, क्यो वारंटो में एक जो केस लॉ है मैं आपको बताती हूँ। केस लॉ जो है ना, एक है आर कपूर वर्सेस तमिलनाडु राज्य, ये जयललिता केस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये जयललिता केस है, इसमें जयललिता जो कि मुख्यमंत्री है तमिलनाडु की, आर कपूर वर्सेस तमिलनाडु राज्य 2001 का मामला है ये जयललिता केस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या कहा था, लोकहितवाद की अवधारणा को स्वीकार करने के लिए फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के अधीन अपनी अधिकारिता को अत्यंत व्यापक बना दिया है। अब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उन सभी मामलों में हस्तक्षेप करेगा जब कभी और जहां कहीं भी राज्य या उसके सेवकों द्वारा किसी भी निर्धन और असहाय व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, अर्थात अन्याय होता है या हो रहा है, इसके फलस्वरूप सरकारी अधिकारिता अब और सचेत होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने से डरेंगे,
ठीक है। अब आर्टिकल 32 का 4 जो है ना सब क्लोज, तो वो क्या कहता है, राष्ट्रपति शासन के दौरान 32 को निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 32 को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। निलंबित सस्पेंड रहेगा, मतलब थोड़े समय के लिए जब राष्ट्रपति शासन है उसी दौरान सस्पेंड रहेगा, बाकी फिर वापस से वही अपने इफेक्ट में आ जाएगा जब राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। तो केवल अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान। ये कहा गया 58-59 में कहा गया है ना, ये आर्टिकल 358-359। और मतलब पीड़ित को उपचार क्या क्या है, तो एक तो रीट दायर कर सकता है, एक वो रीट दायर कर सकता है, रिव्यू में जा सकता है, और क्यूरेटिव पिटीशन, क्षमा याचना। तो ये 4 राइट्स है उसके पास। तो हमने ये रीट के बारे में जाना समझा, बाकी और भी डिटेल में जानने के लिए हम एक एक रीट को देखेंगे अच्छे से, क्योंकि हमने 5 रीट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हमारी जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती है, जुडिशरी के लिए, एपीओ के लिए, एडीपीओ के लिए, और जेएलओ के लिए भी शुरू होने वाली है। तो आप लोग चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन फ़ी ओनली 500 रुपीज़ है। बाकी जो भी फीस है आपकी, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी फीस है हम आपको बता देंगे। आप हमें व्हाट्सअप करिए 7223063319 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्वेरी ले सकते हैं, क्या फ़ीस है, कब टाइमिंग है, क्या है, सब कुछ। और यूट्यूब पर भी लाइव वीडियो आएगी डेली आपकी जेएलओ के लिए। तो हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं जेएलओ के लिए क्लासेस। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दीजिए, और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।